बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस वक्त हम ज़राअत की बात करते हैं तो असल में हम ज़मीन की तैयारी, मुनासिब बीज का इस्तेमाल, मुनासिब वक्त पे फसल को पानी देना, फसल की देखभाल, जड़ी बूटियों को तल्फ करना, खादों का इस्तेमाल, फिर उसकी कटाई और फिर उसकी मार्केटिंग, इन तमाम अवामिल को हम ज़राअत कहते हैं। इनमें से अगर हम किसी भी काम में कुछ कोताही कर जाएं तो जो मतलूबा हमारा हदफ होता है कि इस फसल की हमने इतनी पैदावार हासिल करनी है, वो हासिल नहीं होती। इनमें से हर शोबा अपनी जगह इंतहाई अहम है, लेकिन सबसे अहम काम फसल की अच्छी पैदावार के लिए खादों का मतवाजन और मरबूत इस्तेमाल होता है। उसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि घर में छोटा बच्चा जिस वक्त होता है तो उसकी देखभाल की जाती है, उसको मुनासिब ग़िज़ा दी जाती है, बीमारियों के खिलाफ उसको दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं ताकि वो सेहतमंद और तवाना रह सके। इसी तरह खादें अगर हम मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनकी मिकदार सही इस्तेमाल नहीं करेंगे या पानी का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फसल की पैदावार भी मुतासिर हो सकती है। हम अपने आज के प्रोग्राम में खादों के मरबूत और मतवाजन इस्तेमाल के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब, जो मेंबर हैं नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान ज़री तहकीकाती कौंसिल इस्लामाबाद में। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, माहिर हैं ज़रख़ेज़ी ज़मीन के कौमी ज़री तहकीकाती मरकज़ इस्लामाबाद में। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर निसार अहमद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं नेशनल फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट सेंटर इस्लामाबाद में। डॉक्टर शरीफ साहब, मेरा पहला सवाल यह कि जिस हिसाब से पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से हमारी ज़राअत में तरक्की नहीं हो रही है, यूँ कहना चाहिए कि उस हिसाब से हमारी फसलों की पैदावार में इजाफा नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? जिस हिसाब आपने बजा फरमाया कि हमारे मुल्क में आबादी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसके मद्दे मुकाबल जो हम खुराक या गल्ला पैदा कर रहे हैं वो उतना नहीं है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। रकबा हमारा मुल्क का जो टोटल रकबा है वो तकरीबन 79 मिलियन हेक्टेयर्स है जी, जिसमें से तकरीबन काबिल काश्त रकबा जो है वो 20 मिलियन हेक्टेयर है जी, और उसमें जिसमें फसल काश्त की जा रही है वो तकरीबन 16 मिलियन हेक्टेयर है। 16 मिलियन हेक्टेयर्स में से 11.5-12 मिलियन के हेक्टेयर्स के करीब जो है वो आपाशी से काश्त होता है, बाकी जो है वो बारानी या कुदरती तौर पर यहाँ पानी मुयस्सर आ सके उसमें काश्त किया जाता है जी। आबादी हमारे मुल्क में बहुत तेजी के साथ बढ़ी है और उसके साथ साथ हम फसलों की जो पैदावारी सलाहियत थी उसको उस तेजी के साथ नहीं बढ़ा सके। अगर ख्याल किया जाए तो हमने 22-23 सालों में हमारी मुल्क की आबादी जो है वो दुगनी हो गई है। अगर हम 1972 में मुल्क की आबादी 65 मिलियन के करीब थी जी, अब जो आबादी है वो तकरीबन 126-130 मिलियन तक भी हम कह सकते हैं दुगनी हो गई है। लेकिन उसके बरअक्स हमारी जो खुर्दनी अजनास हैं उसमें ज़्यादातर तो गंदम है। गंदम के बाद चावल आता है, चावल और उसके बाद मकई, बाजरा वगैरह है। गंदम को अगर देखा जाए तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के अशरा में, जो लेट 60 के अशरा में आया था, उससे हमारी गंदम की पैदावार जो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई थी जी। और उसके साथ साथ चावल का भी ग्रीन रेवोल्यूशन, इरीपाक जो चावल इंट्रोड्यूस किया गया था उससे भी खातर खा इजाफा हुआ। लेकिन उस खातर खा इजाफे को हम जो वैरायटियाँ थीं उसको आगे बदतरीज बढ़ा नहीं सके जी। अगर गंदम की औसत पैदावार को देखा जाए तो 5-6 साल से हमारी जो औसत मुल्क की टोटल पैदावार हो रही है वो 15.5 मिलियन 16 मिलियन टन के करीब है जी। और पर हेक्टर या पर एकड़ अगर उसकी पैदावार को देखा जाए
وہ 17-18 من کے قریب ہے اور اسے ہم نے آگے ترقی نہیں کی ہے. اسی طرح چاول کا تھا, چاول میں بھی وہ ایک قسم کی سٹیگنیشن ہے, وہ پیداوار 32 لاکھ 33 لاکھ ٹن ہو رہا ہے اور اس کی پیداوار بھی تقریباً وہ زیادہ خاطر خواہ 5-6 سالوں میں نہیں ہوا. لیکن اگر پچھلے سال قدرت نے اس کی پیداوار زیادہ کی تھی, موسم حالات اچھا تھا, پیداوار بھی زیادہ تھی پر یونٹ ایریا میں, لیکن آبادی جو بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خوردنی اجناس کو بھی بڑھانا ہے. اگر اس کا انالیسس کیا جائے, میرے خیال میں وہ کچھ چند سال تھے جب ہم نے 1-4 لاکھ ٹن گندم باہر برآمد کی تھی, وہ بھی 2-3 لاکھ ٹن تھے. وہ تھا 50s کا پہلا پیریڈ, اور اس کے بعد 60 سے اگر ہم دیکھیں تو ہر سال کبھی کم گندم منگوانی پڑتی ہے, کبھی زیادہ گندم منگوانی پڑتی ہے ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, اور کچھ سالوں میں تو ہم 20-25 لاکھ ٹن تک بھی گندم باہر سے درآمد کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, مجموعی طور پر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے آبادی میں بڑھاؤ کی شرح جو ہے وہ زراعت کی ترقی کی شرح کے برابر نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایک گیپ سا آ جاتا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں باہر سے خوراک ذریعے اجناس جو ہیں وہ منگوانی پڑتی. اب اس کے بہت سے عوامل, آپ نے موسم کی بات کی, اور ہمارے اس پروگرام کے ریفرنس اگر کھادوں کے استعمال کے بارے میں ڈاکٹر رشید صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے متوازن کھاد کا استعمال جو ہے بہت ضروری ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہر فصل کو کھاد کی ضرورت ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ متوازن استعمال یا متوازن کھاد جو ہے وہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ عام آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جی فلاں فصل کے لیے آپ اتنے بوری یوریا ڈال دیں, اتنے بوری DAP ڈال دیں, کیا وہ متناسب ہوتا ہے؟ چشتی صاحب, بات یہ ہے کہ کسی بھی جاندار چیز کی طرح پودے چونکہ جاندار ہیں تو ان کو خوراک کی ضرورت ہے. جی, اس لیے خوراک کی متوازن دستیابی کے بغیر فصلوں کی اچھی پیداوار کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. جی, حقیقت یہ ہے کہ کم از کم 16 غذائی عناصر ایسے ہیں جو ہر پودے کی اہم ضرورت ہیں. ان میں سے کسی ایک کی بھی کمی ہو جائے تو فصلیں نشو و نما نہیں پا سکتی, ان کی پیداوار مناسب نہیں ہو سکتی. جی, ان 16 میں سے 3 غذائی عناصر تو پانی اور ہوا سے پودوں کو مل جاتے ہیں, باقی 13 غذائی عناصر زمین سے پودوں کی جڑیں ابزارو کرتی ہیں. جی, اب ان 13 میں سے کسی ایک کی بھی کمی ہو جائے تو پودے نشو و نما نہیں پا سکتے. ان 13 میں سے 3 غذائی عناصر ایسے ہیں جن کی پودوں کو کافی زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے. یہ ہیں نائٹروجن, فاسفورس اور پوٹیش. جی, نائٹروجن کی کھادیں ہمارے ملک میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نائٹروجن کی کمی بھی بہت زیادہ ہے, شاید سب سے زیادہ. جی, اس کے بعد ہماری زمینوں میں فاسفورس کی بہت زیادہ کمی ہے, لیکن فاسفورس کی کھادیں ہم اتنی زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کر رہے جتنی کہ ضرورت ہے. پوٹیشیم کی کھادیں اس سے بھی کم استعمال کرتے ہیں. ان 3 عناصر کے علاوہ 7 غذائی عناصر ایسے ہیں جن کو ہم عناصر صغیرہ کہتے ہیں. جی, یعنی ان کی پودوں کو بہت کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کسی غذائی عناصر کے بارے میں بات کریں, ان سب کی پودوں کے نزدیک ایک جیسی اہم ضرورت ہے. ان میں سے کسی کی بھی کمی ہو جائے یا متناسب مقدار میں زمین میں موجود نہ ہوں تو پودے صحیح نشو و نما نہیں پا سکتے, اور نہ ہی کسان بھائی اس فصل کا صحیح پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. تو جس کسی عنصر کی بھی زمین میں کمی ہو جاتی ہے اس کو ہم کھاد استعمال کرنے سے اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں. بالکل. جی, مثلا نائٹروجن کی کمی کو ہم یوریا, امونیم سلفیٹ یا امونیم نائٹریٹ کھاد کر کے استعمال کر کے پورا کرتے ہیں. ایسے ہی فاسفورس کی کمی کو DAP, نائٹروفاس یا سنگل سپر فاسفیٹ استعمال کر کے پورا کیا جا سکتا ہے.
अनासर सगीरा में जिंक की कमी चावल में बहुत ही अहम है जी, और इस कमी को जिंक सल्फेट की खाद इस्तेमाल करके पूरा करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन 16 ग़िज़ाई अनासर में से किसी एक की भी कमी हो जाए तो उसको पूरा करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर फसलों की सही पैदावार हासिल करना नामुमकिन है। बिल्कुल जी। डॉक्टर निसार साहब, डॉक्टर रशीद साहब ने एक बात की कि नाइट्रोजन की हमारे यहाँ बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल ज़रूरी है। पोटाशियम की भी उन्होंने कहा कि जी ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, इसी तरह फास्फोरस का भी। अब ये बताएं कि क्या इस वक्त हमारे मुल्क में मजमूई तौर पर खादों का इस्तेमाल और तनासुब क्या है? शुक्रिया चिश्ती साहब। पहले मैं थोड़ा सा जो हमारा इसका मौजू है उसके मुतालिक बात करूंगा कि मरबूत और मुतवाज़न से क्या मतलब है। मरबूत का मतलब है कि हमारे जो भी मुख्तलिफ जरह हैं, मुख्तलिफ जहाँ से हम हासिल करते हैं ये खादें, वो कौन कौन से हैं। मसलन गोबर की खादें हम 50 तक 52 तक 52 तक वही इस्तेमाल करते रहे। हमने उस वक्त तक कीमी खादों का इस्तेमाल मुल्क में नहीं होता था। उसके बाद कीमी खादें भी आई, और उसके बाद एक और तरीका भी है जो जिम्मेदार भाइयों को बिल्कुल उसका इल्म है कि फलीदार अजनास काश्त करते हैं, वो माहौल से नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स कर लेते हैं, यानी कि उससे भी हासिल होती हैं। ये इन तीनों जो मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ जरह हैं, जो इनको मुनासिब सही तरीके से मरबूत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, फिर उसको देखा जाए कि ज़मीन में उनका तनासब सही है, जैसे नाइट्रोजन का कहा, फास्फोरस का कहा और पोटाश का कहा। तो बात आपने जो मुझसे पूछा कि इस वक्त कितनी क्या हालात क्या है मुल्क में यूरिया या नाइट्रोजन की, फास्फोरस और पोटाश की। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुल्क जो है यूरिया में खुद कफील है, हमारे पास काफ़ी पैदावार हो रही है, हम बाहर से नहीं मंगवा रहे। उसके बाद जो फास्फोरस की खाते हैं, सिर्फ हम जितनी हमारी ज़रूरत है 20% मुल्क में पैदा होती है, 80% बाहर से मंगा रहे हैं। तो जो यहाँ तक पोटाश का ताल्लुक है वो हमारे मुल्क में बिल्कुल पैदा नहीं हो रही, वो सारी जितनी भी है वो बाहर से हम मंगवा रहे हैं। अच्छा, तो इसका जो तनासब इस वक्त इस्तेमाल है तो वो बहुत ही गैर मुतनासिब है। जो यूरिया इस्तेमाल, जहाँ कह लें कि मैं बोरी में, चलो अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें, जो माहरीन कहते हैं कि इनका तनासुब जो होना चाहिए कम से कम भी 2 और 1 का होना चाहिए। कुछ तो कहते हैं कि 1.5 और 1 का होना चाहिए। इसका मतलब है अगर 2 किलोग्राम हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन, उसके साथ 1 किलोग्राम होना चाहिए फास्फोरस का। अच्छा, लेकिन हमारे इस वक्त जो हालात हैं उसमें तकरीबन 3.5 किलोग्राम नाइट्रोजन के साथ 1 किलोग्राम फास्फोरस इस्तेमाल हो रही है। पोटाश तो बहुत ही कम इस्तेमाल हो रहा है, जैसे अभी बात हो रही थी। और जो अनासर सगीरा हैं जिसमें हम जिंक कह लें, वो तो अभी तक बहुत कम जिम्मेदार इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी वजह से वो बहुत ही, हम कह सकते हैं कि ये इस्तेमाल जो है गैर मुतनासिब है। उसकी वजह से पैदावार जो बहुत ही कम हो रही है। और इसमें एक मैं और इजाफा करूँगा कि जैसे डॉक्टर शरीफ साहब ने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन ये हुआ मिड 60s में, जिसमें मुख्तलिफ नई अक़साम थी, पानी था और खादें थी। इनमें से हर एक जो मुख्तलिफ फैक्टर कह सकते हैं, जहाँ इनको लला करना भी कितना एक फैक्टर कितनी पैदावार बढ़ाता है। लेकिन खादों से जो साबित हुआ कि तकरीबन 50% इजाफा खादों से होता है अगर दूसरे सारे जितनी भी अवामल जो हैं वो जिम्मेदार और खेत में हासिल हों जी, तो इतना उससे इजाफा होता है। नहीं डॉक्टर साहब, अब इसमें ज़हन में सवाल आ गया कि 50% आपने कहा जी खादों के इस्तेमाल से फ़ायदा होता है। और सवाल यह है कि हमारे जैसे मुल्क में जो तरक्की हासिल कर रहा है अभी, और हमारे अवाम इतने, अब यूँ कह लीजिए कि तालीम इतनी नहीं कि जी इन केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, तो वो देसी खादों की तरफ ज़्यादा उनकी तवज्जो रहती है। तो क्या देसी खादें जो जिसे हम ये क्या उसे कहना चाहिए कि जी खेत में जो हम चीज़ वगैरह दबा देते हैं उससे जो खाद बनती है, उनका इस्तेमाल इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का नेमल बदल बन सकता है? ये चीज़ बहुत अच्छी बात आपने की, और कुछ लोग जो इसके मतलब बात भी करते हैं कि हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्यों कहते हैं कि कीमियाई जो खादें हैं उनको हम गोबर की खादों से बदलते हैं। बिल्कुल जी, ये नामुमकिन है, क्योंकि अब जरूरियात पौधों की बहुत बढ़ गई हैं। हमारी जो एक के बाद दूसरी फसल, साल में 2-2 फसलें, 3-3 फसलें भी हमारे जिम्मेदार भाई उगाते हैं। तो हमारा जितना ये एक दूसरे की आप उसको कह सकते हैं कि मदद करते हैं, एक दूसरे को यानी कि सप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, एक की कमी को दूसरा पूरी कर सकता है। गोबर की खादों की अपनी अहमियत है, वो जिम्मेदार को जहाँ भी मुयस्सर हो जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन उसके साथ साथ जो भी हैं सिफारिशात माहरीन की
दूसरी क्रॉप कीमे खादों की, उसके बगैर वो पैदावार हासिल नहीं कर पाएंगे, वो नीचे जाएगी। और इसमें एक बात मैं और करूं, ये अब बात जैसे माहौल की भी हो रही है कि कुछ खादों के इस्तेमाल से जो माहौल को भी कुछ हमारे बिल्कुल जी, जिसमें हमारे मुल्क में ये बात बिल्कुल साफ वाज़ेह हो जानी चाहिए कि हमारे मुल्क में खादों कीमे खादों के इस्तेमाल से कोई माहौल को खतरा नहीं अभी, क्योंकि हमारे सिर्फ इस वक्त औसत खाद फी एकड़ 100 किलोग्राम हो रही है, और कुछ मुल्क में जो माहौल की बात करते हैं 400-500 किलोग्राम फी हेक्टेयर आप कहें, सॉरी मैंने पहले वो हेक्टर कह दिया, एकड़ हेक्टर कहें उसको। तो इसका ये मतलब है कि हम तो बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मसला है कि हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको मुतनासिब तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए हमारी पैदावार वो उसको कह रहे हैं कि बहुत बढ़ नहीं रही, रुक गई है। जब कहते हैं आगे बढ़ नहीं रही उसके ऊपर, उसका यही एक बहुत बड़ी वजह है कि हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं और तनासब सही नहीं है खाते। तनासब की बात आपने की तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा, डॉक्टर शरीफ साहब से, कि जी आप बताएं कि हुकूमत की इस वक्त क्या पॉलिसी है कि हमारे मुल्क में खादों का मुतनासिब इस्तेमाल किया जा सके। अब आप देखें कि जी बहुत सारी खादें हम बाहर से मंगवाते हैं, सिर्फ हम इसमें यूरिया में खुद कफील हैं, बाकी हम बाहर से मंगवाते हैं। तो क्या इस सिचुएशंस में हम कह सकते हैं कि ये हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी है कि मुतनासिब अंदाज में इस्तेमाल हो सके? जैसे ये कहा गया है कि नाइट्रोजन और फास्फेटिक जो फर्टिलाइजर उनकी 2 और 1 की रेशियो हो तो पैदावार अच्छी होती है। इसीलिए इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में फास्फेटिक फर्टिलाइजर जो हैं वो मुल्क की रिक्वायरमेंट से मंगवाए जाएं, और हर साल हर महीने में उसकी जिम्मेदारों के पास दस्तयाबी हो जी। तो इस वजह से इस हुकूमत ने तकरीबन पहले से दुगनी फास्फेटिक फर्टिलाइजर की खादें जो हैं वो ज़्यादा मंगवाई हैं। इस तरह से ये जो मुनासिब उनका रेशो का है वो बेहतर हो जाएगी, और इससे पैदावार फसलों की पैदावार के बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। पहले ये कहा गया था कि जो खादें हैं वो 50% पैदावार को बढ़ा देती हैं, ये बिल्कुल बजा है, लेकिन अब हमने देखना है कि जो हमारी ज़मीनें हैं वो बीमार हो चुकी हैं और बीमार हो रही हैं, और उस वजह से वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की वजह से, इसीलिए जो हमारी पैदावारी ज़मीनों की सलाहियत है वो कम हो रही है। खादें भी डालते हैं लेकिन वो पैदावार उतनी नहीं होती। सबसे अहम ज़रूरत हमें ये चीज़ है कि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का कंट्रोल किया जाए, और उसके लिए हुकूमत ने बहुत से इक़दाम किए भी हैं, और उसके साथ साथ हमें एक मरबूत तरीका बनाना पड़ेगा। जैसे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, पहले तो ट्यूबवेल भी लगाते हैं, उससे पानी होता है, ड्रेनेज होता है, लेकिन हमारे मुल्क में ड्रेनेज ठीक काम कर रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ड्रेनेज काम ठीक नहीं, क्योंकि हम उनकी सफाई नहीं रख सकते। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, वाटर लॉगिंग सैलिनिटी दूर करने के लिए हमें अच्छे तरीके के साथ जो वाटर लॉगिंग और सीलाइन एरिया में दरख्त हो सकते हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। इससे हमारी जो ज़मीनों की ज़रखेज़ी है वो बेहतर हो जाएगी, और इससे जो हम पानी लगाते हैं, खाते देते हैं या इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, और उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा, पैदावार ज़्यादा होगी तो लागत कम आएगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपने बात की कि ये हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि बाहर से ज़्यादा मिकदार में वो खादें मंगवाई जो हमारे मुल्क में नहीं होती। सवाल ये पैदा होता है, क्या वो खादें जो बाहर से हम ज़्यादा मिकदार में मंगवा रहे हैं हमारे किसान भाइयों को खेतों तक मुयस्सर भी हैं या नहीं? नहीं, वो आप ये चीज़ है कि पहले देखा गया है, ये चूँकि हमारे मुल्क की फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन बहुत कमज़ोर है, कभी ना कभी ये वाक़यात ऐसे होते रहे हैं। गंदम की बजाई के टाइम में फास्फेटिक फर्टिलाइजर नहीं मिलते थे, जिम्मेदार मजबूर होते थे कि सिर्फ यूरिया डालें, और जब यूरिया डालने की ज़रूरत होती है उस वक्त शार्टेज होती थी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क की रिक्वायरमेंट के लिहाज से गवर्नमेंट फास्फेटिक फर्टिलाइजर वाफर मिकदार में मंगवा रही है, और जिम्मेदार उसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसका वो फ़ायदा है। अच्छा, अब मतलब दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि जिम्मेदार किसानों तक ये पहुँच भी रही पहुँच रही। डॉक्टर रशीद साहब, एक आम आदमी कोई नई फसल लगाना चाहता है, उसको कैसे पता चले कि जी मेरी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है और मैं कौन सी खाद इस्तेमाल करूं? क्या कोई ऐसा निज़ाम है कि ज़मीन की उसी जगह पे टेस्टिंग की जाए और किसान को मशवरा दिया जाए कि आप ये इस्तेमाल करें या ये इस्तेमाल ना करें? चिश्ती साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। डॉक्टर निसार साहब ने अभी बताया कि मुल्क में जितनी भी खादें इस्तेमाल होती हैं
اس میں سب سے زیادہ نائٹروجن کی کھادیں ہیں. فاسفورس کے مقابلے میں نائٹروجن کی کھادیں 3.5 گنا زیادہ استعمال ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر کوئی بھی کسان بھائی کافی زیادہ مقدار میں نائٹروجن کی کھاد استعمال کرتا ہے اور اسے صحیح پیداوار حاصل نہیں ہو رہی، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی زمین میں فاسفورس کی کمی ہو سکتی ہے. جی. تو اس لیے اس کا بڑا آسان اور سب سے زیادہ جو اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنی زمین کا تجزیہ کروانا چاہیے. اچھا. حکومت نے ہر ضلع میں زمین اور پانی کا تجزیہ کرنے والی لیبارٹریاں قائم کر رکھی ہیں. اس وقت پنجاب میں 29، سندھ میں 12، صوبہ سرحد میں 10 اور بلوچستان میں 1 لیبارٹری صوبائی محکمہ زراعت کے تحت کام کر رہی ہے. جی. تو تقریباً ہر ضلع میں 1 لیبارٹری ہے. زمیندار بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی فصل لگانے سے پہلے زمین کا نمونہ حاصل کر کے ان لیبارٹریوں میں سے انالیسز کروائیں اور زرعی ماہرین کی سفارشات کے مطابق نہ صرف نائٹروجن بلکہ فاسفیٹ کی کھادیں بھی سفارش کردہ نرخ کے مطابق استعمال کریں. جی. تو اس سے نہ صرف فاسفورس اور نائٹروجن بلکہ عناصر صغیرہ جس میں زنک وغیرہ بھی شامل ہے ان کی کمی کا زمیندار بھائیوں کو علم ہو جائے گا. اس سلسلے میں اپنے علاقے کے زرعی ماہرین سے رابطہ کرنا ضروری ہے. اچھا جی. ڈاکٹر نثار صاحب، اب کھادوں کی تو بہت بات ہوگی کہ جی ہیں بھی، کسانوں تک پہنچتی بھی ہیں، کمی بھی ہے، لیکن حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہ آئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس حساب سے زرعی مداخل، میں لفظ استعمال کروں گا، کھادیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں، ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کیا ان کا استعمال کسان کے لیے فائدہ مند رہتا ہے؟ کیونکہ آخر میں تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کو آمدنی کتنی ہوئی. یہ بڑا اہم سوال ہے، اور کاشتکار اس وقت ہی کھاد استعمال کرے گا اگر اس کو اس سے فائدہ ہوگا، اس کو دیکھے گا بھی اس سے نفع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، پھر وہ استعمال نہیں کرے گا. اس ملک میں جب بھی کھادوں کی قیمت بڑھی ہے کچھ دیر اس کا کوئی نہ کوئی اثر رہتا ہے. زمیندار سوچتے ہیں کہ کھاد کی قیمت بڑھ گئی، بڑھنے کی وجہ سے ان کا شاید نفع ان کو کم ہو. لیکن کیونکہ ابھی گورنمنٹ نے جیسے گندم کی قیمت بھی بڑھا دی، جی، اس کے بعد کپاس کی قیمت بھی بڑھائی ہے، گنے کی بھی بڑھا رہے ہیں، تاکہ جو کھادوں میں قیمت بڑھی ہے اس کی کمی اس کو پورا کیا جا سکے، تاکہ زمیندار کو مناسب فائدہ ہو کھادوں کے استعمال سے. حکومت اپنی کوشش کرتی ہے کہ جو قیمتیں زرعی مداخل کی جو قیمتیں بڑھی ہیں ان کو کسی طریقے سے کور کیا جائے. ناظرین، آپ نے ہمارے ماہرین کی بات چیت سنی. بات صرف اتنی ہے کہ ہماری آبادی کی شرح جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، ہماری آبادی جس رفتار سے روز بروز بڑھ رہی ہے، ہماری زراعت اتنی ترقی نہیں کر رہی. نتیجہ یہ کہ ہمیں بہت ساری زرعی اجناس، اپنی ضرورت کی اجناس باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، جس کے لیے کثیر زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے. کھادوں کے استعمال کی جہاں تک بات ہوئی، حکومت ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ جس چیز کی ہمارے کسان کو ضرورت ہو وہ اس کو میسر کی جائے، مناسب قیمت پہ میسر کی جائے، اور فصلوں کی قیمت ایسی مقرر کی جائے تاکہ اگر کسی قسم کی نقصان اگر کوئی کسان کو ہو رہا تو اس کو حکومت اپنے کندھوں پہ لے اور کسان کو نقصان نہ ہونے دے. ہمارے ماہرین نے جس طرح بتایا کہ یہ کھادوں کا مناسب استعمال اور مناسب وقت پر استعمال انتہائی ضروری ہے. اگر آپ کھاد مناسب وقت پر استعمال نہیں کریں گے، مناسب مقدار استعمال نہیں کریں گے، اور جیسے ہمارے زرعی ماہرین کہیں اس طرح استعمال نہیں کریں گے تو وہ کھادیں آپ کی ضائع جائیں گی، ان کا فصل کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ بعض اوقات فصل کو الٹا نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. حکومت نے ایسے ادارے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں جو آپ کی ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں. اسلام آباد میں قومی زرعی تحقیقاتی مرکز ایسا ادارہ ہے جو پورے پاکستان کے لیے تحقیق کرتا ہے، اور جو ان کی تحقیق کے نتائج ہوتے ہیں وہ کسانوں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. اس کے علاوہ صوبائی زرعی محکمے ہر جگہ پہ ان کے دفاتر ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ قومی زرعی تحقیقاتی مرکز یا صوبائی محکمہ زراعت سے رابطہ کر سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹریز، زمین کا تجزیہ کرنے کی لیبارٹریز پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں. کھادوں کے استعمال سے پہلے آپ زرعی ماہرین تک جائیں، اپنی زمین کا تجزیہ کروائیں اور جو ان کی سفارش ہو اس کے مطابق کھادوں کا استعمال کریں. ڈاکٹر محمد شریف صاحب، ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، ڈاکٹر نثار احمد صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.